हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के सीरीज का चैप्टर 9 का पार्ट 1 है, जहां पे हम कुछ ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो हमारे डे टू डे डेली लाइफ में काम आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर होती क्या है। सिंपल इंटरेस्ट जनरली आपके पैसे की ही वैल्यू है जो आपको मिलती है अगर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया हो, या आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हो। तो चलिए इसका एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया है, तो आपके बदले आपकी असेट जो है वो कोई और यूज कर रहा है। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके एसेट को यूज करता है तो उस व्यक्ति को आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, एक रेंट पे करनी पड़ती है। सेम केस आपके पैसों के साथ होती है। अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं और सामने वाला आपका पैसा यूज करते हैं, तो उनको आपके पैसे को यूज करने के लिए एक रेंट देना पड़ता है, जिसे हम फाइनेंशियल टर्म में इंटरेस्ट कहते हैं। सपोज अगर आप, तो यहाँ पे दो चीज होती है। जो प्रिंसिपल अमाउंट की यहाँ बात हो रही है वो लोन अमाउंट भी हो सकता है या डिपॉजिट अमाउंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को अपने पैसे उधार दिए हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मुझे पैसे लौटाए जाए तो पैसे के साथ कुछ एक इंक्रीज अमाउंट आपको मिले। ये इंक्रीज या एडिशनल अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है, सपोज आप जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स बैंक में जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, आप अपने पैसे को बैंक को दे रहे हैं जो बैंक फर्दर यूज करते हैं। आपके फंड को यूज करने के लिए बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। यही दूसरी तरफ जब आप बैंक से लोन लेते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप बैंक से उधारी ले रहे हैं अपना कुछ काम करने के लिए। इस केस में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है क्योंकि आप बैंक के पैसों को यूज कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे कितने एडिशनल इंटरेस्ट या इनकम हम अर्न कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो लोन की अमाउंट भी हो सकती है और डिपॉजिट की अमाउंट भी हो सकती है। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो इंटरेस्ट के परसेंटेज है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट में ही पे किए जाएंगे। जो एडिशनल इंटरेस्ट होते हैं उस पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। इस लाइन का मतलब ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट जनरली वो अमाउंट होते हैं जो कंपाउंड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो भी क्रेडिटर्स या बोरोवर्स होंगे उन्हें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर किसी ने लोन 3 साल तक का लिया है या डिपॉजिट वो 3 साल तक के लिए करते हैं, तो इंटरेस्ट जो है उन्हें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट पे ही पे करना पड़ेगा और फिक्स्ड इंटरेस्ट पे ही पे करना पड़ेगा। इस केस में जो ऑलरेडी अक्रूड इंटरेस्ट है उस पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट या एडिशनल पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की टर्म जो है हम अपने आगे आने वाले स्लाइड में समझेंगे। जनरली सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ 3 कंपोनेंट्स ही होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सेकंड होते हैं आपकी इंटरेस्ट रेट, जो डिफाइन करता है कि किस फिक्स्ड परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जनरली टाइम मेंशन किया जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है या डिपॉजिट रख रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जो होगी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होगी।
जनरली कोई भी तरह के कैलकुलेशन में रेट जो है वो परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ही हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक्स एक व्यक्ति है जिन्होंने बैंक से 10,000 रुपए बैंक से बोरो किए हैं ताकि वो अपने घर के कुछ हाउस होल्ड आइटम्स खरीद सके। यहाँ पे उन्होंने अग्री किया है कि वो रीपे करेंगे 8 मंथ्स में, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10% होगा पर एनम। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 8 महीने बाद उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी सिंपल इंटरेस्ट की। सबसे पहले कितना अमाउंट बोरो हुआ है वो हम लिखेंगे, जो है 10,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो हम 10/100 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 10 लिख लेते हैं और इंटू 1 करेंगे, क्योंकि एक साल के लिए हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले पी ले लिया। ये 10,000 जो है ये आपके प्रिंसिपल की अमाउंट है। आर जो है यहाँ पे 10% है, और ईयर जो है टी यहाँ पे हम लेंगे 1 ईयर की। इससे पता चलेगा एक साल के लिए हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे 200, 2 जीरो कट जाएंगे और ऊपर में यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक है, अब एक और चीज है, ये 1000 जो है, ये 1000 रुपीज इंटरेस्ट जो है ये एक साल के लिए है। इसका मतलब ये है, ये 1000 रुपीज जो है हम लोगों ने 12 मंथ्स के लिए निकाला है। बट यहाँ पे आप देखोगे उन्हें रीपे जो करना है 8 मंथ्स में करना है। तो अब हम फिर से एक कैलकुलेशन करेंगे जहां हम समझेंगे कि अगर 1,000 रुपए 12 महीने में देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो 8 महीने में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हम समझेंगे अगर 1,000 रुपए मैं 12 महीने तक दे रही हूं, तो 8 मंथ्स में मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो 8 मंथ्स के लिए मेरा इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा। तो अगर हम ये 4 के टेबल से अगर करते हैं, यहाँ 4 2 8 और 4 3 12, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 666.66 होगा। ठीक है, ये मैंने डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही लिया है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर 12 महीने में अगर 1,000 रुपीज इंटरेस्ट बनता है, तो 8 महीनों में 666.66 पैसे जो है आपका इंटरेस्ट, मिस्टर एक्स का इंटरेस्ट बनता है। ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिया 2 स्टेप्स में, ये अगर आप सिंगल स्टेप में चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें प्रिंसिपल अमाउंट लिखना, पहले हम लोग पी प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे जो है 10,000, फिर मल्टीप्लाई करेंगे रेट से जो है 10%। तो पहले हम 10 लिख लेते हैं, और जैसे हमें पता चला कि ये 8 मंथ्स है, तो हम यहाँ पे 1 के जगह 8 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद सिंपली आपको डिवाइड करना है। पहला रेट का 100 हमें लिखना है नीचे, क्योंकि 8 मंथ्स है तो 8/12 हमें लिखना है। तो आप देखोगे जो 10% है, जो फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो हम लोगों ने 100 यहाँ नीचे लिख लिया है, और यहीं पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है कि एक साल का नहीं, ये 8 महीने का निकालना है। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखिएगा। सेकेंड कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 10,000 लिख देंगे। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने 0 0 कट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, 2 के टेबल से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो आंसर है वो 2,000 डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करते हो, तो आप देखोगे सेम आपकी जो वैल्यू है वो 666.66 जो है आपके वो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पेज इट। इस कोट का मतलब हम आगे समझेंगे कि उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा।
कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स दैट द इंटरेस्ट विल इंक्लूड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है, चलिए पहले समझते हैं कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है दो चीजों को मिला के एक चीज बनाना, दोनों सेपरेट चीजों को कंबाइन करना। इस केस में जो दो चीजें कंबाइन हो रही हैं वो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में समझा था कि बोरोवर्स या क्रेडिटर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एक इंटरेस्ट पे करते हैं, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो फिक्स नहीं रहता, वो एवरी ईयर जो है चेंज होता रहता है या कंपाउंड होके इंक्रीज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो भी इंटरेस्ट अक्रू होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो है फिक्स्ड होती है और एक ही प्रिंसिपल होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नई प्रिंसिपल निकल के आती है जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, बट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज होता रहता है या इंक्रीज होता रहता है। तो जो भी इंटरेस्ट आपने अक्रू किया है प्रीवियस ईयर में अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे, वो सेकेंड ईयर में ऐड हो जाता है और अब आपको सेकेंड ईयर में उस न्यू प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हम जो आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो जनरली आपके लोन्स और डिपॉजिट के केस में ही है। तो कभी भी कोई एग्जाम्पल मैं अगर शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, तो काइंडली क्रेडिटर्स एंड बोरोवर्स को ध्यान रखिएगा और अपने लोन और बोरोइंग अमाउंट पे ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी जगह कभी भी आप लोन लेते हो या किसी को उधारी देते हो, अगर वहां पे स्टेट नहीं किया गया है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट आपको रिसीव होना है, हमेशा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए प्लस पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर बाई एन ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन टी। अब चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। ये फॉर्मूला जो है बेसिकली इनिशियल्स है। यहाँ पे ए का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पी का मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू या आपका इनिशियल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था। फिर 1 प्लस आर बाई एन, आर का मतलब होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ टाइम्स कितना आपका कंपाउंडिंग हो रहा है पर यूनिट्स। सपोज अगर आपने लोन लिया है 3 साल के लिए तो आपकी कंपाउंडिंग जो है 3 इयर्स की होगी। अगर आपने 5 या 10 साल के लिए लोन लिया है तो आपकी कंपाउंडिंग जो है 5 या 10 टाइम्स होगी। सेम बोरोइंग के केस में होता है और लेंडिंग के केस में भी होता है। एनटी का मतलब यहाँ टाइम है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक अमाउंट है 5,000 जो इन्वेस्ट हो रहे हैं 2 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट जो है 10% कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। तो चलिए हमारे जो प्रीवियस फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था उससे सॉल्व करते हैं ये एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला डाल देते हैं। प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर बाई एन टू द पावर एन टी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे। ए हम लोगों ने लिख लिया है जो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट अमाउंट 2 साल बाद। 5,000 जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लिख लिया है। फिर ब्रैकेट ओपन करके 1 प्लस इंटरेस्ट का आप लिखोगे रेट 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 और टू द पावर 2। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर पहले हम सॉल्व करते हैं। ये 5,000 जो है वो एज इट इज रहेगा। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें आएगा 5,000 ब्रैकेट ओपन और अंदर में क्या होगा, तो ये आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100 और टू द पावर 2। अब हम यहाँ 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 11/10 बचेगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 5,000 एज इट इज रहेगा,
11/10 जो है हमें 2 टाइम्स करना है 2 साल के लिए, तो 11/10 और 11/10 2 टाइम्स। तो इसको अगर हम जब कैंसिल करेंगे 2020, तो हमारे पास बचेगा 50 × 11 जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 50 × 11 तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 6050 रुपीज। ये जो है आपकी अमाउंट है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे ए की वैल्यू जो है वो 6050 आ जाएगी। तो ये जो 6050 रुपीज आई है वो हमारी अमाउंट है। और हम जानते हैं अमाउंट की जो अमाउंट फॉर्मूला जो है वो टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू है। बट इसको बनाने के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो तब जाके अमाउंट का फॉर्मूला बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है हमें 5000 पता है, पी की वैल्यू अमाउंट जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है 6050, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है यहाँ पे 5000 रुपीज, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6050 से हम प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे, जिससे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो होगा 1050 रुपीज। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा 2 साल बाद, तो आपका आंसर आएगा 1050 रुपीज। अब चलिए समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको याद होगा हम लोगों ने अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि कंपाउंडिंग जो है वो एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो चलिए इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बताया था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सपोज आप एक सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल में जो कि है 10,000 रुपए, और आप उसे ग्रो करने छोड़ देते हैं या कंपाउंड करने छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये कंपाउंड करने के लिए कहा गया है। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 10,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल बाद एंड ऑफ ईयर 1 में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 500 रुपीज ग्रो करेगा, क्योंकि 5% जो है आपकी इंटरेस्ट अमाउंट है। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स जो है वो आपका 12,800 रुपए हो जाएंगे। वेर एज अगर आप 25 साल तक 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसे ग्रो करने देते हैं, उसे कंपाउंड करने देते हैं, तो आप देखोगे आपकी 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 33,900 बन गई है। ये चलिए अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो है वो कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन है। अब चलिए देखते हैं कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो 25 साल बाद क्या अमाउंट मुझे रिसीव होता। ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500 रुपए। ठीक है, अब यही 500 को अगर हम 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहे सिंपल इंटरेस्ट में, तो 25 इयर्स के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, जो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो बन के हो जाएगी 500 रुपए। अगर 1 साल में आ रहे हैं तो 25 साल के लिए मैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इन्वेस्टमेंट बनता है वो 10,000 आपका ग्रो होके 12,500 आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ 25th ईयर आपके हाथ में जो अमाउंट आएगी वो होगी 22,500। मतलब आपका जो ओरिजिनल कैपिटल है वो, आपका जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो, और 25 सालों में आपने 12,500 रुपए इंटरेस्ट अर्न किया, तो कुल मिला के आपकी वैल्यू जो आ जाती है 25 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 22,500 आती है। वेरएज अगर आप कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देते हैं तो 33,900 जो है आपका प्रिंसिपल जो है वो ग्रो करके 33,900 ग्रो करता है। तो देखिए कितना वास्ट डिफरेंस है आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वैल्यू में। अब चलिए यही चीज देखते हैं, अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में,
तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ बैठाएंगे। आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 एक साल के लिए अगर हम करेंगे, 100 इंटू 20 करते हैं तो 2,000 रुपए जो है वो आपका एक साल का ईयर एंड में आपका इंटरेस्ट होगा, जो आप अर्न करोगे। सिंपल इंटरेस्ट में बता रही हूँ। और वही 2,000 अगर आप 25 सालों तक, जैसे 5% के केस में आपके इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है एक साल के बाद वो 500 रुपए आई थी, वही 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो वैल्यू है, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है 2,000 रुपीज। अब देखते हैं, अगर यही 2,000 रुपीज आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 25 सालों में आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो 5,000 रुपीज आएगी, और आपका इनिशियल प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपीज है, और आपने एडिशनल 50,000 रुपया इनकम अर्न किया है 25 सालों में। तो यहाँ पे अब आपकी टोटल प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो बढ़ के हो जाती है 60,000 रुपए। बट अगर आप अपने पैसों को कंपाउंडिंग के होने के लिए छोड़ देते, तो आपका जो वैल्यू बन के आती वो होती 9,54,000। तो देखिए, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। क्योंकि आप देखिए क्लियरली, आप डिफरेंस देखिए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में 25 सालों तक अगर आप 10,000 रुपए इंटरेस्ट, 10,000 रुपए प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट करते रहते, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में 25 सालों में आपका सिर्फ 60,000 रुपए ही, 25 सालों में सिर्फ 60,000 रुपए ही आपके पास आता। बट अगर आप उसे कंपाउंड होने के लिए छोड़ देते, उसे ग्रो होने के लिए छोड़ देते, तो आपकी वैल्यूएशन, आपके हाथ में जो अमाउंट जो है वो 9,54,000 होती। तो देखिए कितना कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए कैसे आपके अमाउंट जो है, आपके पास जो परचेजिंग पावर जो है वो 60,000 से डायरेक्टली आपका 9,54,000 हो जाता है। तो सोचिए, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो तो आप ज्यादा जगह उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अलग अलग चीजें कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको अपने पैसों को कंपाउंड करना आना चाहिए। अब चलिए समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू की कॉन्सेप्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे ये माना जाता है कि हमारे पास जो पैसे हैं उसकी टाइम वैल्यू होती है, और आज जो हमारे हाथ में पैसे हैं, अगर हम उसे कंपेयर करें फ्यूचर में हमारे हाथ में आने वाले पैसों को से, तो आज हमारे पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू या वर्थ जो है वो आने वाले पैसों से अधिक है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। चलिए, ये टाइम वैल्यू की कॉन्सेप्ट जो है हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहले क्या होता था, 10 ग्राम गोल्ड जो है हमें 5,000 रुपए में मिल जाता था, और अब क्या हो रहा है, 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए हमें 50,000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ता है। ये 5,000 और 50,000 की वैल्यू देख के हमें लगता है कि गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, बट एक चीज हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जा रही है। सालों पहले क्या होता था, अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। अगर आप अभी आज 5,000 रुपए लेके गोल्ड खरीदने जाएंगे तो मात्र 1 ग्राम गोल्ड ही आप खरीद पाएंगे। इस एग्जाम्पल में गोल्ड की कीमत तो वही है, बट जो रुपी है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो घट जा रही है। आपके रुपी की परचेजिंग पावर घटने का मतलब ये होता है, जहां कम पैसों में आप ज्यादा चीजें परचेज कर पाते थे, वहां आज के टाइम पे क्या हो रहा है, उतने ही पैसों में आप बहुत ही कम क्वांटिटी में चीजें खरीद सकते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि पैसे की कीमत जो है वो आगे जाके, फ्यूचर में जाके घट जाती है। आज के हमारे रुपए की वैल्यू और फ्यूचर में हमारे रुपए की वैल्यू, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है उसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। तो जनरली क्या होगा, आप अगर आज कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक साल बाद कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो
आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपके 1 साल बाद के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो और आपसे पूछा जाए कि आपको कोई 10,000 रुपए आज दे रहा है, और सेकंड ऑप्शन जो है कोई पर्सन आपको 10,000 रुपए आज से 3 साल बाद देगा। काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको ये दो ऑप्शन दिया जाता तो आप कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करते, और ये भी मेंशन कीजिएगा कि क्यों आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते। तो चलिए हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज किसी ने ये कहा कि उसे 10,000 रुपए आज रिसीव करना ज्यादा एडवांटेजियस लग रहा है रादर देन रिसीविंग 10,000 आज से 3 साल बाद। सपोज किसी ने ये मान के 10,000 रुपए आज रिसीव करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहीं उसने डिपॉजिट कर दिया, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, तो 1,000 रुपए जो है 1 साल में आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो। यही अगर 3 साल तक अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो तो आपका 3 साल में आप 3,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न करते हो। और अगर आप ऑप्शन बी सिलेक्ट करते हो तो आपके पास 13,000 रुपए आज से 3 साल बाद आपके हाथ में आएंगे। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, कोई 3 साल बाद आपको 10,000 रुपए दे रहा है। तो इस केस में क्या है, अगर आप टाइम वैल्यू से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो ऑप्शन बी जो है वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल या एडवांटेजियस साबित होगा। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इस दो केस में अगर आप 10% में चढ़ाते हैं, 10% में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 3 साल बाद जहां आपको कोई पर्सन 10,000 देता, और अगर आप 3 साल पहले ही अगर 10,000 लेने के लिए राजी हो जाते और उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते, तो आपके हाथ में कैपिटल जो है वो 13,000 आती। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। प्रीवियस एग्जाम्पल जो है यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। 0 ईयर जो है आपकी प्रेजेंट डे है या प्रेजेंट वैल्यू है, जहां पे आप डिसाइड करते हो इन्वेस्ट करना या बोरो करना। जो कैलकुलेशन मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है, ये वही लिखा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है लास्ट लाइन में कि वैल्यू ऑफ मनी टुडे रिसीव्ड टुडे जो है इज वर्थ मोर देन सेम अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या एट एनी गिवन डे इन द फ्यूचर। अब चलिए समझते हैं हाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंप्यूटेड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूट करने का पहला तरीका जो है वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सेकेंड होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। थर्ड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, और फोर्थ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। यहाँ पे सिंगल कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपको एक ही अमाउंट जो है वो रिसीव हो रही है, और एन्युइटी का मतलब जो है वो होता है कि आपको रिपीटेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इन चारों के मतलब। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो अगर कैलकुलेट करने पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला जो है एफ पी इज इक्वल टू पीवी 1+r⁻t। यहाँ पे पीवी का मतलब होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, वो प्रिंसिपल अमाउंट या वो इनिशियल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू जो है आपके एफ वी जो होते हैं वो आपके फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को डिनोट करते हैं। आर का मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और टी मतलब कितने सालों के लिए ये कंपाउंड हो रहा है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या होता है, सेम एफ वी रहता है, फ्यूचर वैल्यू पीवी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर आर टी हो जाएगा। यहाँ पे ई जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल जो है वो फिक्स्ड होती है, और वो है 2.7183। ये आपको याद रखना है। कभी भी कोई एग्जाम में अगर आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने बोला जाता है, तो आप कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द डिपॉजिट ऑफ ₹2,000 मेड टूडे 3 years hence if the interest rate is 10%।
तो यहाँ पे डिपॉजिट जो है 2000 दी गई है और 3 साल के लिए है 10% इंटरेस्ट में। यहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ आपको कैलकुलेट करना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ये 2000 जो है आपकी प्रिंसिपल की अमाउंट है, 1 प्लस ये 0.10 जो है वो आपकी आर है, और क्योंकि 3 साल के लिए बोला गया है तो 3 जो है आपकी टी है। 1.10 जो है, अगर आप 10% का मतलब होता है 10/100, अगर आप 10/100 करोगे तो आपका आंसर जो है, वैल्यू जो है आर की, वो 0.10 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐड कर देंगे तो 1.1 टू द पावर 3 होगा, जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1.31331 होगा जो, और आपका फाइनल वैल्यू जो होगा 2662 होगा। ये हो गया आपका डिस्क्रीट कंपाउंडिंग या नॉर्मल कंपाउंडिंग। बट अगर हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग देखते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो हमें एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाना है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में, तो यहाँ पे 2000 हो गए आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ई आपने यहाँ लिख दिया, 0.10 जो है आपका रेट है, और मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है आपका टाइम पीरियड है। सेकेंड में क्या होगा, आपको ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जब आप लगाते हो तो आपका ये वैल्यू आएगा, और एंड रिजल्ट जो है आपका 2699.72 आएगा। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल कंपाउंडिंग करते हैं तो आपके हाथ में इंटरेस्ट जो है वो 2662 आएगी, बट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में क्या होता है, 2699.72 आएगा। तो देखिए गैप आपको दिख रहा है, इसमें ज्यादा है। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी के। एनविटी जो है जनरली एक इक्वल स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो होती है, और यहाँ पे इसका फ्यूचर वैल्यू, इसके फ्यूचर वैल्यू के कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी डिपॉजिट जो है 3000 रुपए है, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है 5 सालों के लिए, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप अर्न करोगे वो 10% की है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या होगी उन आपके सीरीज ऑफ डिपॉजिट्स की जो आपने 5 सालों में किया है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, और यहाँ पे अज्यूम करना है आपने जितने भी डिपॉजिट किए हैं वो आपने साल खत्म होने पे किए हैं, मतलब जनवरी में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि एंड ऑफ द ईयर टुवर्ड्स दिसंबर में आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ आप क्या कर रहे हो, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में आप 3000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हो, फिर एंड ऑफ सेकेंड ईयर में आप फिर से 3000 रुपए जमा कर रहे हो। ऐसे करके आप कुल मिला के 5 बार डिपॉजिट कर रहे हो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो ऐसे करके क्या हुआ, 5th ईयर के एंड तक आपने 3000 फिर से डिपॉजिट कर दिए। बट अब क्योंकि आपका 5 साल कंप्लीट हो रहा है, तो जैसे ही ये 5th ईयर एंड में डिपॉजिट आ रहा है, उसी उसी साल जो उसी टाइम जो है इसको रिटर्न कर दिया जा रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से अगर आप कैलकुलेट करते हो, फर्स्ट ईयर एंड में जो आपने 3000 दिया था वो आपने ग्रो करने के लिए 4 साल तक छोड़ा है। उसके बाद जो सेकेंड ईयर एंड में आपने 3000 रुपए डिपॉजिट किए थे वो आपने 3 साल तक ग्रो करने के लिए छोड़ा है। थर्ड ईयर के केस में 2 साल तक आपने ग्रो करने दिया है, और फोर्थ ईयर के एंड में जो आपने दिया था दिसंबर में, वो जनवरी से लेके 5th ईयर के दिसंबर तक वो पूरा ग्रो हुआ है। बट लास्ट जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया था उसको ग्रो करने के लिए आपने कोई भी समय नहीं दिया, क्योंकि डिपॉजिट करते के साथ साथ ही उसको रिटर्न करने का टाइम आ गया था। तो अब चलिए समझते हैं इस केस में आपका जो डिपॉजिट की वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, वो कितनी आती है। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो पुट करना है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो हम लोग ने सिंपल फॉर्मूला किया था, यहाँ पे ए मतलब और कुछ नहीं आपका फ्यूचर वैल्यू है, टी जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इस केस में 3000 होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 1 प्लस आर जो है फिक्स्ड है वो है 10%, वो या तो आप 10/100 कर सकते हो, या जो हम लोगों ने प्रीवियस देखा था 0.10 कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर में एन जो है वो 4 आएगा। सेकेंड ईयर एंड के केस में जब आप ये फॉर्मूला बैठाते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकल के आ जाता है। सेकेंड में जब आप करोगे तो ये एन की
वैल्यू जो है वापस से सेम आपको कैलकुलेशन करना है। बट उस केस में क्या होगा, सेकेंड ईयर के केस में क्या होगा, अब एन की वैल्यू जो है वो 3 होगी। उसके बाद सेम वैसे करते करते आपको 5 टाइम्स इसे कैलकुलेट करना है। बट लास्ट के केस में ध्यान रखिएगा एन जो है वो 0 होगा और आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। जब आप इस सीरीज के पेमेंट को, इस सीरीज के जो भी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रहेगी। तो ये देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस शीट में जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला देखा था। बट यहाँ पे देखिए मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया है। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा बट उसको आपको 5 बार कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इस केस में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या आ जाएगी, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, ये आपके पी की वैल्यू है। ये आपके पी की वैल्यू है। पहली कंपाउंडिंग जो है वो 4 साल के लिए हो रही है। सेकेंड ईयर की जो अमाउंट की कंपाउंडिंग है वो 3 साल के लिए हो रही है। थर्ड की 2 साल के लिए। लास्ट की जो है 1 साल के लिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 1 साल के लिए है। और लास्ट में यहाँ जो है फिफ्थ ईयर की वैल्यू जो है सिर्फ 3,000 ही रहेगी, उसको और कैलकुलेट नहीं करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो रफली 18,315 रुपए 30 पैसे आ जाएगी। एन्युटी के केस में क्या हो जाएगा, आपको 5 बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाना है और उसे टोटल कर देना है। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम पहले से जानते हैं, पीवी जो है प्रेजेंट वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है, एफवी जो है फ्यूचर वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है, टी मतलब पीरियड है, कितने पीरियड के लिए डिस्काउंट हो रहा है या कंपाउंड हो रहा है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला जो है, नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो है पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 + r⁻ और अगर कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग करनी है तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी पीवी इज इक्वल टू एफ वी मल्टीप्लाइड बाई e⁻r⁻t। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसी की पोजिशनिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं। प्रीवियस जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लोगों ने देखा था कि ए निकालने के लिए टी 1 + r/100 टू द पावर n होता है। यहाँ पे ए और कुछ नहीं बल्कि आपका फ्यूचर वैल्यू ही है। तो अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली इसकी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड से लेके आपको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब आप शिफ्ट कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इस एंटायर फॉर्मूला को ए से डिवाइड करते हैं तो आपका नया फॉर्मूला जो बन के आ जाएगा वो होगा, आपका नया फॉर्मूला जो आ जाएगा वो है ए डिवाइडेड बाई 1 + r⁻n। यहाँ पे जो फॉर्मूला में टी मेंशन्ड है वो टाइम ही है और कुछ नहीं, जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम पे एन लिखते हैं। आर जो है जनरली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। तो इसी फॉर्मूले को अगर आपको ए निकालना है तो आपका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, बट अगर आपको पी निकालने बोला है एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आपका फॉर्मूला जो है वो ये हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली आपके सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था बस वही है। बस आपको प्रिंसिपल और अमाउंट जब भी कैलकुलेट करने बोले, मतलब प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, आपको बस फॉर्मूलाज को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज इन दिस एन्युटी। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, जहां पे हम 5 सालों तक 3-3 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। सेम एग्जाम्पल जो है उसी से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको हर साल के लिए आप एन्युटी कैलकुलेट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से और फिर सबको एक साथ टोटल कर दोगे। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का अगर आप डिस्क्रीट डिस्काउंटिंग करते हैं, सपोज आपका एनुअली हो गया, क्वार्टरली हो गया या मंथली हो गया, उस केस में आपकी फॉर्मूला ये हो जाएगी। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करनी है तो आप ये वाली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो या इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो फॉर्मूला जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझा दिया है। तो उसको देख के आप कोई भी तरह का कैलकुलेशन जो है आपके एग्जाम्स में आता है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि जनरली जो भी सम्स आते हैं, जो फ्यूचर वैल्यू या एन्युटी के कैलकुलेशंस जो भी पूछते हैं, वो जनरली छोटे ही होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं पूछते हैं। कंटिन्यूअस डिस्काउंटिंग के केस में आपको ये फॉर्मूला बस लगा के पुट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूलाज काइंडली ध्यान रखिएगा ताकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएं एग्जाम में वो समझने में आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलिए हम एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये इफेक्टिव एनुअल रिटर्न आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा जनरली आप कभी भी अगर फिक्स डिपॉजिट्स में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट्स या बॉन्ड में, या ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप देखोगे एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो तो 10% दिखा रहा है, बट कहीं कहीं क्या होता है, इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो 10.38 होता है। अब आप पूछोगे कि इसमें ये गैप क्यों आता है या किस लिए ये गैप रिटर्न्स में, सेम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स में आखिर गैप क्यों है। चलिए ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका प्रिंसिपल जो है वो से 6,000 रुपीज है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%, आपका टेन्योर जो है वो है वन ईयर। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो आप देखोगे आपका अमाउंट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है रफली 720 रुपए आएंगे। अब ये 720 रुपए कैसे आए, 6,000 हमें ये सेम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ऐड करना, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आपको बस ये रेट्स पुट ऑन करने हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो आपको 720 रुपीज आ जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला जिससे हम लोगों ने 720 रुपीज जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। जनरली फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। अब सेम अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं, अगर ये टेन्योर 1 ईयर है बट इंटरेस्ट जो है मैं कंपाउंडेड कर रही हूँ हाफ ईयरली, तो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ की जो वैल्यू है 10% इंटरेस्ट से अगर करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 720 नहीं 600 रुपए आएगी। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जनरली फर्स्ट ईयर के लिए सेम ही रहता है, जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया था। और अगर मैं बोलूँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 10। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है तो इसके केस में क्या होगा, जो आपका जो रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। तो 10% के बदले आपको, 10% के केस में आपको 5% लिखना है। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली करते हैं तो 6,000 रेट जो है आपका 5/100 हो जाएगा इन केस ऑफ 10/100। तो यहाँ पे जब आप करते हो, कैलकुलेट करते हो, जो आपका हाफ ईयरली का जो कंपाउंडेड की वैल्यू है वो आ जाएगी 300 रुपए। अब यही चीज जो है हमें, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो इसे 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल 6,000 प्रिंसिपल प्लस जो आपका इंटरेस्ट हुआ तो 6,300 हो जाएगा आपका न्यू प्रिंसिपल, और उसे हम मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। इसे जब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं हमारी न्यू वैल्यू जो है वो 315 आ जाएगी। और इन दोनों इंटरेस्ट को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी इंटरेस्ट की रेट जो है वो 615 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए पहले जो इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो 600 आ रही थी, बट ज्यादा बार कंपाउंडिंग होने के चक्कर, ज्यादा बार कंपाउंडिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, अब हमें 615 रुपए एज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगी तो आप देखोगे जो आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है एंड इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है उसमें गैप होगा। और जैसे ही
कंपाउंड, जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगी उतना ही ज्यादा आपका इफेक्टिव एनुअल रेट होगा। तो जनरली लेकिन ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न में इसीलिए डिफरेंस आते हैं क्योंकि जो इंटर ईयर कंपाउंडिंग जो होती है वो आपको इफेक्टिव एनुअल रेट में दिखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। आई नो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थे, पर मैंने फिर भी बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है। पर फिर भी आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज आप लिख सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी फाइनेंशियल टर्म्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं चाहूंगी उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ताकि आपको फाइनेंशियल टर्म्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। और काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। आपको मेरे वीडियोस के सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें